सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट कवर किए थे और आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनको कवर करेंगे, सारे नहीं, फर्स्ट 4 इनको कवर करेंगे। जैसे कि बिजनेस एंटिटी है जिस वन, इसको कवर करेंगे, मनी मेजरमेंट को, हिस्टोरिकल कॉस्ट को, और प्रूडेंस कंसेप्ट है इसको भी हम कवर करेंगे। प्रूडेंस प्रिंसिपल है जो हमारा, इसको भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस एंटिटी से। ठीक, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, हमें ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बोलते हैं कि ओनर और बिजनेस दोनों बोलते हैं सेपरेट पर्सन है। ठीक है, बोलते हैं ये कंसेप्ट हमें बताता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो ओनर है वो भी एक पर्सन है और जो बिजनेस है वो भी एक पर्सन है। ठीक है, बोलते हैं इन दोनों को हम बोलते हैं अलग अलग पर्सन मानते हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन फ़र्क क्या है? ओनर है जो वो एक नेचुरल पर्सन है और जो बिजनेस है वो एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब हम, प्रकृति ने हमें बनाया है, भाई ओनर है जो मतलब पर्सन है, और जो बिजनेस है इसको आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको किसने बनाया है? ठीक है, इसको लॉ ने बनाया है। ठीक है, कानून ने इसको बनाया है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि इसको पर्सन माना क्यों जाता है? ठीक है जी, तो भाई इसको पर्सन इसलिए माना जाता है, जैसे आप अपने लिए एसेट हैं वो जोड़ सकते हैं, मतलब मकान है, कार है, ज़मीन है, ठीक है, वैसे ही एक बिजनेस भी अपने लिए बोलते हैं एसेट्स है, उनको अरेंज कर सकता है। जैसे आप अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर सकते हैं, वैसे एक बिजनेस भी अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर सकता है। जैसे आप अपने लिए इनकम अर्न कर सकते हैं, वैसे एक बिजनेस भी अर्न कर सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बिजनेस को एज ए पर्सन बोलते हैं, ट्रीट किया जाता है, बोलते हैं लॉ के द्वारा। ठीक है, बट ये कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल। ये कोई अपने आप नहीं पैदा हो जाता, इसको क्रिएट करते हैं। कौन क्रिएट करता है? नेचुरल पर्सन क्रिएट करते हैं। कैसे? लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या ओनर का क्या रिलेशन है फिर इसके साथ? देखिए, ओनर का सिर्फ इतना काम होता है कि वो क्या करता है? बिजनेस में कैपिटल लगाता है। ठीक है, अच्छा, वो यहां पर कैपिटल इन्वेस्ट करता है और बिजनेस क्या करता है? ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, उसकी कैपिटल यूज करने के बदले में। ठीक, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते हैं? एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। वह एक्सपेंस क्यों है? उसने ओनर की कैपिटल को यूज किया बिजनेस ने, और बदले में उस कैपिटल को यूज करने के बदले में ओनर को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे रहा है। ठीक, क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सन है। ओनर और बिजनेस को हम एक करके नहीं मान सकते, यही बोलते हैं हमें ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताता है। आगे हमको ये बोलते हैं, ध्यान देना चाहिए इस बात में, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इसका मीनिंग क्या है कि जब कभी भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं या उनको मेंटेन करते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? बिजनेस का रहेगा। मीन्स जैसे क्या है कि ₹10,000 रिसीव, तो मतलब ये हुआ कि बिजनेस को रिसीव हुए हैं, ओनर को रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, ये किसको रिसीव हुए हैं? बिजनेस को रिसीव हुए हैं। रेंट पेड ₹10,000, तो ये बिजनेस ने पे किए हैं, ओनर ने पे नहीं किए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, जैसे लिखा बिल्डिंग ऑफ ₹10 लाख परचेज्ड, तो बिजनेस ने इसको परचेज किया है, ओनर ने परचेज नहीं किया है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई बिजनेस और ओनर है, इन दोनों की अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है या सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब, सेपरेट मतलब अलग, लीगल मतलब कानूनी, और आइडेंटिटी मतलब हम जानते हैं पहचान। एंटिटी आइडेंटिटी वर्ड से ही निकला है। ठीक है, तो एंटिटी वर्ड जहां भी आया अकाउंट से, तो मतलब उसका आइडेंटिटी से ही रिलेशन है, पहचान। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी क्या है? अलग पहचान होती है। ठीक, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। एनी प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ ओनर्स should not be treated as income and expenses of the business। ओनर की कोई भी बोलते हैं प्राइवेट या पर्सनल इनकम है या एक्सपेंस है, उसको बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। तो हमने इस प्रिंसिपल में क्या देखा कि भाई ओनर और पर्सन, जो बोलते हैं ओनर और बिजनेस दोनों बोलते हैं क्या है? सेपरेट पर्संस हैं, उनकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और एज ए पर्सन हम दोनों को सेपरेट पर्सन
ट्रीट करते हैं, दोनों को हम एक नहीं मान सकते हैं। और बिजनेस के अकाउंट इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मेंटेन किए जाते हैं, किसके? बिजनेस के, कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो रिसीव करने की बात है तो उसे बिजनेस रिसीव कर रहा है, पे करने की बात है तो उसे बिजनेस पे कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में बोलते बताया जाता है कि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको हम बोलते हैं, जिनका वैल्यूएशन हम बोलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं, मतलब रुपए पैसे में जिन ट्रांजैक्शन का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बारे में हमने जब डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग है 50 लाख की है, ये कार है 5 लाख की है, ठीक है, तो इनकी एक वैल्यू है, इसलिए हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, अच्छा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होगी? जैसे क्या है, एटीट्यूड, हमारे एम्प्लॉइज का एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, तो उसको कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता, रुपए में हम इसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। एक्सपीरियंस किसका कितना है, टीम वर्क कैसा है, एम्प्लॉइज का स्किल किस लेवल का है, ऑनेस्टी, पैशन, बिजनेस बोलते हैं अपने काम को लेकर, तो इन चीजों का क्या कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजें आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, हम उनको बोलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हमारे पास एक कॉमन यूनिट अवेलेबल हो जाती है जिससे कि हम सभी ट्रांजैक्शंस का मेजरमेंट कर सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन और अकाउंटिंग का काम आसान हो जाता है। किन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप? बोलते हैं जैसे कि भाई मार्केट कंडीशंस हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, और बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है। ये चीजें अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इनका कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है। तो भाई मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है कि भाई जिन चीजों का रुपए पैसे में वैल्यूएशन हो सकता है उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जिन चीजों का रुपए में वैल्यूएशन में या करेंसी में वैल्यूएशन नहीं हो सकता उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग कि जिस रेट पर आप बोलते हैं किसी एसेट को एक्वायर करते हैं, ठीक है, वो लाइफ टाइम उसी रेट पर अकाउंट्स में शो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार एक्वायर की है, ठीक है, कब? 2001 में। कितने की? 4 लाख की। और आपने उसको 2012 तक आपके बिजनेस में रही, तो 12 साल तक रही, तो पूरे 12 साल उसकी वैल्यू आपके अकाउंट्स में 4 लाख ही दिखाई जाएगी। ये बात ध्यान रहे, ठीक है। सर ऐसे कैसे होगा, उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, यूज करने के साथ साथ कमी आएगी, डेप्रिशिएट होगी वो, ठीक है, डेप्रिशिएशन होता है उसमें, ठीक है। लेकिन हमारे अकाउंट्स का ये प्रिंसिपल है कि बोलते हैं कि जब हम जिस रेट पर एक्वायर करते हैं उसी रेट पर हम आगे इसको शो करते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, अभी बताएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, asset should be shown on the balance sheet at cost of purchase instead of current value। वही बात यहाँ पर हम थोड़ा जरा वर्ड्स को अकाउंटिंग टर्म्स में बताया जा रहा है कि भाई एसेट्स को बोलते हैं कि should be shown on the balance sheet at the cost of purchase। जिस रेट पे खरीदा है बोलते हैं आपको उसी रेट पर दिखाना चाहिए, ना कि बोलते हैं करंट वैल्यू पे इसको दिखाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि बोलते कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड होती है कोई फिक्स एसेट, ठीक है, कि जिस डेट पे जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट थी, ठीक है, वो। अब एक्विजिशन कॉस्ट में क्या क्या आता है भाई? एक्विजिशन कॉस्ट में सब कुछ आएगा जो बोलते हैं उसको यूज करने लायक तक, मतलब इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड यूज मतलब क्या है कि जिस काम के लिए उसे लाए थे उस काम के लिए उसे यूज करने लायक तक बनाने में जो खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इन्वर्टर लेकर आते हैं शॉप में, हमने उसके 20,000 रुपए का बिल पे किया,
घर तक लाने के लिए हमने उसके 500 रुपए के फ्लाइट चार्जेस दिए, और बोलते हैं उसके इंस्टॉलेशन के हमने 1000 रुपए और दिए, तो कितने हो गए 21,500। तो इसकी एक्विजिशन कॉस्ट हम 20,000 नहीं मानेंगे जो शॉप पे की, ये होगी 21,500, जिसमें 20,000 क्या है शॉप पे किए, 500 रुपए फ्लाइट चार्जेस हैं और 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। अब जब तक ये बोलते हैं कि आप इन्वर्टर यूज करते रहेंगे तब तक इसकी कॉस्ट 21,500 ही रहेगी। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जरा ध्यान रहे, आपको जरा कुछ समझ में भी आ जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसा होता है। ठीक है, दोनों चीजें दिख रही होंगी आपको, ऊपर है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 2010 में हमने कोई बोलते हैं कि कंप्यूटर खरीदा है, तो 2010 में भी उसकी वैल्यू कितनी है 555 है, और 2011 में भी कितनी है 555 है। ठीक है, जबकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या है कि उसकी वैल्यू ठीक आधे से कम हो गई है। ठीक, अब इसकी वैल्यू एक ही क्यों रखी जाती है, इसके पीछे रीजन है बायसनेस। ठीक है भाई, अकाउंटेंट जो होता है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक, वो भी पर्सनली बायस हो सकता है। वो हो सकता है या तो इस चीज कुछ, देखो कुछ एसेट की वैल्यू क्या होती है कि समय के साथ बढ़ती है, एंटीक चीजों की। ठीक है, और कुछ चीजों की वैल्यू क्या होती है यूज करने के साथ बोलते हैं क्या होती है, कम होती है। ये हो सकता है या तो किसी चीज की वैल्यू हद से ज्यादा कम दिखा दे, या किसी चीज की वैल्यू बोलते हैं हद से ज्यादा दिखा दे। तो बोले सर वो ऐसा करेगा क्यों, वो ऐसा इसलिए करेगा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ठीक भाई, ऐसा कर सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए आप कि जैसे आप नीचे देख सकते हैं मार्केट वैल्यू वाले में इसकी जैसे क्या है कि 555 वैल्यू है यहाँ पे पीसी की, और अगले साल ही कितनी बता दी है 250, आधे से भी कम बता दी गई है। वैल्यू कम होती है किसी भी चीज की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, जितने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई 555 से और डायरेक्टली कितनी हो गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 250 कम कर दी, एकदम आधे से भी कम आ गई ये तो वैल्यू। ठीक है, तो हो सकता है अब यहाँ पर अगर 200 लिख देता तो पर्सनल बेनिफिट क्या है कि भाई कंपनी देखती कि भाई इसकी वैल्यू इतनी कम हो चुकी है तो इसको बेच ही डाले। ठीक, बिकने वाली है तो इसकी वैल्यू और कम कर दें कि भाई मेरा ही कोई आदमी खरीद लेगा उसको कम रेट पे। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हाई कर दें, इसमें मेरा ही कोई बेनिफिट निकल जाएगा। तो किसी का बोलते हैं कि कोई पर्सनली बोलते हैं क्या ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके इन वैल्यूज को। ठीक है, बायसनेस इसमें से खत्म हो जाए। बायसनेस मतलब क्या होता है, किसी के टूवर्ड्स बोलते हैं अपने बेनिफिट के लिए बोलते हैं ज्यादा पॉजिटिव होना, ठीक है, या ज्यादा नेगेटिव होना, ये बायसनेस कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये सिस्टम अपनाया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का सिस्टम अपनाया जाता है कि हम जितने साल तक भी एसेट रहे हम उसकी सेम वैल्यू मेंटेन रखते हैं, ताकि अकाउंटेंट क्या ना कर सके, वैल्यू को मैनिपुलेट करके अपना पर्सनल बेनिफिट ना ले सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। भाई ये प्रिंसिपल हमें बताता है, या कंसेप्ट हमें ये बताता है, ठीक है, कि बोलते हैं कि हमें बिजनेस में बोलते हैं कि हर प्रकार के लॉसेस के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस हैं जो, उनके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए मेंटली, चाहे हम प्रॉफिट्स के लिए प्रिपेयर रहें या ना रहें। एंटिसिपेट बोलते हैं नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। अकाउंटेंट शुड ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ सेफ्टी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्लेइंग सेफ कंसेप्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको और जानते हैं हम। ठीक है, अब क्यों, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है भाई, दो तरह के बच्चे होते हैं, जब एग्जाम होता है तो पूछते हैं भाई तेरा पेपर कैसे हुआ, तो बोलता है कि भाई, एक बच्चा बोलता है कि यार अगर पास भी हो गए ना बहुत बड़ी बात है, मैं तो भैया 100 में से 30 मार्क्स अगर क्या है और 33 आ गए ना तो चमत्कार हो जाएगा। ठीक, दूसरे से पूछा तेरा कैसे हुआ पेपर, यार मेरे ना 5 मार्क्स का छूट गया, मेरे 95 ही आएंगे। ठीक, अब रिजल्ट आ गया जी। ठीक है, रिजल्ट वाले दिन जिसने बोला था कि 95, उसके आगे 90। ठीक है, 19 छोड़ो, चलो उसके आगे 85 आ गए। ठीक है, अच्छा जी। और जिसने बोला था मेरे भाई पास भी हो जाऊं बहुत बड़ी बात है, तो वो 40 मार्क्स आ गए। अब जिसके 95 बोला था उसके अगर 85 आ जाते हैं तो भाई अब वो लोग बोलेंगे यार बोल तो बहुत रहा था कि 95 हैं, और आए इसके कितने 85। मैं से बड़ी डिंगी हाँक रहा था कि मेरे 95 तो आ ही जाएंगे, आए इसके 85, जबकि 85 भी खराब मार्क्स नहीं है। ठीक है, और बोलते हैं कि जो लड़का बोला था कि पास भी हो जाए और उसके आगे अगर 40 नंबर लोग बोलेंगे यार तो छुपा रुस्तम निकला।
ठीक है भाई, इसके तो बोल तो रहा था कि साल भर की मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, ये वो सो, और देखो पास हो गया, अच्छे अच्छे फेल हो गए, लेकिन ये पास हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वो जो लड़का था जिसने कि बोला था कि मैं पास भी हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, तो वो पहले से प्रिपेयर था। अगर फेल हो जाऊं तो क्या हुआ, मैंने तो पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है। पास हो गया तो बल्ले बल्ले है मेरी तो। लेकिन वो जो लड़का था उसने अपने आप को 95 वाला, उसने अपने आप को हाई रिस्क पे रख दिया था। वो इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था कि मेरे 85 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, अब उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो रखा है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अगर आप बोलते हैं अपने एम्प्लॉयज को बोनस, ठीक है, हम आपको बोलते हैं बोनस या इंसेंटिव देंगे दिवाली पे कुछ भी, ठीक है, लास्ट ईयर आपने 50,000 दिया था, ठीक है, और इस बार बोलते हैं कि आपने अनाउंसमेंट की है, ठीक है, कि भाई हम आपको इस साल भी 50,000 बोनस या इंसेंटिव देंगे दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को। लेकिन जब जिस दिन देने का टाइम आया आपने दी कितनी, 45,000। अब एम्प्लॉयज का गुस्से से चेहरा लाल पीला कि भाई पहले बोला 50 और अब दे रहा है 45, 5,000 रुपये हमारे खा गया। इसकी जगह अगर ठीक उल्टा किया होता, आपने बोला होता 45,000, तो पहले तो उन्होंने मुंह बनाना था, यार पिछले साल तो 50 दिए थे, इस बार 45 दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन दिवाली आती है और उस दिन देते अगर आप 46, लोगों ने बोला था यार देख 45 बोल के 46 दे रहे हैं। ठीक, तो आप मतलब देखिए, अगर आप 45 बोलकर 44 दे दें, कम दे दें, कम बोलकर ज्यादा दे दें तो लोग खुश होते हैं। लेकिन ज्यादा बोलकर किसी को कम दो तो लोग क्या होते हैं, नाराज होते हैं। तो बिजनेस की यही पॉलिसी होती है, ये इस प्रूडेंस कंसेप्ट में यही कहा गया है कि आप हमेशा आने वाले लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहें, चाहे आप प्रॉफिट के लिए रहे ना रहे, प्रॉफिट तो अपने आप एडजस्ट हो ही जाता है। ठीक, यहां पर भी वही बात कही गई है, देखिए, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड, ठीक है, ओनली रियलाइज प्रॉफिट्स विद रीजनेबल सर्टेनिटी आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो बोलते हैं प्रॉफिट, बोलते हैं कि एंटिसिपेट करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है, ओनली रियलाइज प्रॉफिट्स विद रीजनेबल सर्टेनिटी एंड रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोले जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो बोलते हैं तो रियलाइज हो ही जाएंगे। हाउएवर द प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वेदर द अमाउंट इज नोन फॉर सर्टेन और जस्ट एन एस्टिमेशन। बोला हमें सभी नोन एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए प्रोविजंस तैयार रखने चाहिए। ठीक है, बोलते हैं चाहे अमाउंट है वो उसका मिलना बोलते हैं कि सर्टेन है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, या चाहे वो एक एस्टिमेशन ही है कि इतना मिल जाएगा। ठीक, हमको उसके लिए बोलते हैं तैयारी पहले से रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे डेटर्स ही होते हैं हमारे, जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं, आपको पता है ये आदमी आपके रुपए देगा ही देगा, ठीक है, 10,000 रुपए हैं, अगर आपको तब भी ये इसके लिए बोलते हैं पहले से तैयारी रखनी चाहिए कि अगर इसने आपके 10,000 रुपए नहीं दिए तो, ठीक, क्यों भाई वो आदमी तो अच्छा है कल, लेकिन अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट में मर गया, मारा गया तो, या उसका पूरा घर ही बह गया, पूरा परिवार में कोई नहीं बचा, बाढ़ आई तब, तो ऐसे प्रोविजंस बना के रखने चाहिए ऐसे लॉसेस को हमेशा, ताकि आप फेस आउट कर पाएं। ठीक है, नीचे लास्ट में बोल रहे हैं कि दिस ट्रीटमेंट मिनिमाइजेस द रिपोर्टेड प्रॉफिट्स एंड द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, बोलते हैं इस ट्रीटमेंट की वजह से बोलते हैं आपके प्रॉफिट्स और वैल्यूएशन ऑफ एसेट है वो कम होता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बोलते हैं कि भाई कैसे, बोलते हैं कि प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है कि भाई बताया जा रहा है कि जैसे प्रोविजन बनाना किसके लिए, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए। बैड और डाउट डेट मतलब उधार, तो बोलते हैं वो उधार जो कि खराब है, ठीक है, जिनके खराब होने का कोई संदेह है, या तो डाउटफुल मतलब कि मुझे डाउट है आपको कि भाई ऐसे डेटर्स जिनसे रुपया ना मिलने की संभावना है, और या फिर ऐसा उधार जिसकी अब ना मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो बोला कि प्रोविजन बनाना ये भी प्रूडेंस कंसेप्ट के अंदर ही आता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना किस पर, एसेट पर, ठीक है, ये भी प्रूडेंस कंसेप्ट में आता है। ठीक, और बोलते हैं एप्रिसिएशन ना दिखाना, ये भी प्रूडेंस कंसेप्ट की ही बोलते हैं थ्योरी है। कैसे,
भाई हम एसेट की वैल्यू को कम करके दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। हम ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है, कि भाई एसेट की वैल्यू हर साल हम कम करते रहते हैं। बच्चे बोल रहे हैं सर यूज करते हैं, एसेट घिस पिट जाता है, ये वो सो, ठीक, वो तो बात आपकी एकदम सही है। लेकिन क्या जब आप मान लो आपके एसेट की वैल्यू 10 साल है, आपकी कोई मशीन है और उसने 10 साल तक चलना है, ठीक है, कंपनी बोलती है 10 साल बाद ही कबाड़ हो जाएगी, तो क्या 10 साल बाद आपको नई मशीन नहीं चाहिए होगी? सर चाहिए होगी, ठीक, वो पैसा कहां से आएगा? ठीक, तो हम क्या करते हैं, हर साल प्रॉफिट में से कुछ रुपया डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट में से ट्रांसफर करके डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं हम, ठीक है, ताकि 10 साल बाद आपके पास कुछ अमाउंट इकट्ठा हो जाए जब आपको नई मशीन लेनी हो उसके लिए। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 4 कंसेप्ट, ठीक है, कौन कौन से जी? ये था हमारे बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट था, ठीक है, और उसके बाद था मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट था हमारे पास, उसके बाद था हिस्टोरिकल कंसेप्ट था, और उसके बाद था प्रूडेंस कंसेप्ट था। तो आज हम लोगों ने बोलते हैं कि जी ये पहले 4 कंसेप्ट हैं, ये कवर किए हैं हमने, ठीक है जी। तो जल्दी हम नेक्स्ट बोलते हैं जो कंसेप्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको लेकर या कंसेप्ट हैं उनको लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।